2007 से लेकर 2017 तक एक इंसान मैथ्यू अलेक्जेंडर वेल्डर दुनिया का सबसे अंधेरा राज छुपा रहा था। बाहर से वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लगता, लेकिन अंदर से वो एक मॉन्स्टर था जो डार्क वेब के हार्डकोर फोरम पर एक्टिव था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक फ्लिक स्टोरीज। तो कहानी मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, मैथ्यू के बचपन से। ये था कौन और कहाँ से था, ताकि आप सबको शुरू से समझ आए। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1988 को मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। बचपन उसने किंगस्फोर्डशायर के एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में गुजारा। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक वेल्डर की अपब्रिंगिंग एक लविंग और सपोर्टिंग घर में हुई, जहां किसी को भी उसके अंधेरे राज का अंदाजा तक नहीं था। और उसकी स्कूलिंग उसने किंग स्कूल मैकेफील्ड में की। यहाँ वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता था, हर एग्जाम में टॉप करना, टीचर का फेवरेट और उसके क्लासमेट उसको अपना रोल मॉडल माना करते थे। ये तो हो गई उसकी स्कूल लाइफ और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। लेकिन उसकी असली परख शुरू हुई जब उसने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। वहाँ उसने अपनी स्टडीज को एक नई हाइट दी और पीएचडी कंप्लीट की। मतलब साइंस और रिसर्च की दुनिया में वो एक ब्राइट ब्रेन के तौर पर जाना जाता। जब उसके फादर स्टेफन फिल्डर ने बाद में मीडिया से बात करते हुए सिर्फ एक ही चीज कही थी, ये हमारे लिए भी एक ऐसा शौक था जिसमें हम अभी तक उभर नहीं पाए। पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और उसकी फैमिली और सिबलिंग्स के बारे में पब्लिक सोर्स में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मीडिया और कोर्ट ने उसके घर वालों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट की। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, फिल्डर एक ऐसे घर में पैदा हुआ बच्चा था जहां सब कुछ नॉर्मल था और एक लविंग और केयरिंग फैमिली का बैकग्राउंड से था। और अगर मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊं, मैथ्यू फिल्डर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही कोई दूसरा नॉर्मल रिलेशन था। वो एक इंट्रोवर्ट और सोशल ऑकवर्ड बंदा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसकी हाई एकेडमी लाइफ और एक रिसर्चर, लेकिन पर्सनल लाइफ बिल्कुल ब्लैंक थी। अगर ऑफिशियल कोर्ट के रिकॉर्ड्स पे बात करें तो वो डबल लाइफ जी रहा था। सरफेस पे एक अच्छा एकेडमी स्टूडेंट और एक रिसर्चर, और अंदर ही अंदर एक डार्क वेब प्रेडेटर। उसके फ्रेंड्स या क्लोज सर्कल में भी ऑलमोस्ट कोई नहीं था। मतलब सीधा सा बोलूं तो नो गर्लफ्रेंड, नो एनी अदर रिलेशनशिप। सिर्फ अपनी सैडिस्टिक ऑब्सेशन के लिए डार्क वेब और विक्टिम्स पे ही फोकस करना, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा था। चलें तो अब बात करते हैं ये सब स्टार्ट कब से हुआ था। 2007 आसपास मैथ्यू फिल्डर ने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू की थी। उस वक्त वो डार्क वेब पर नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल इंटरनेट फोरम और सर्च इंजन का यूज करता। फिल्डर पहले विक्टिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग ऑफर्स जैसे पोस्ट किए। ये एड्स ऐसे लगते जैसे कोई जेन्युइन अपॉर्चुनिटी हो, जैसे फोटोग्राफी कंपटीशन, मॉडलिंग जॉब या फिर आर्ट प्रोजेक्ट। जब लोग उसके एड्स पर ट्रस्ट करके अप्लाई करते, वो मोस्टली टीनेजर लड़कियां होती जिनकी एज 16 to 17 के अराउंड होती। फिल्डर उनसे कहता कि वो अपनी पर्सनल पिक्चर भेजें। पहले तो वो इनोसेंट लगने वाली पिक्चर मांगता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझाता और ज़्यादा प्राइवेट और कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स देने पर फोर्स करता। ये उसने पहला ट्रैप सिस्टम बनाया था। इन शॉर्ट बताऊं, पहले ट्रस्ट बनाओ विद फेक जॉब, फिर नॉर्मल फोटोज लो और धीरे धीरे विक्टिम्स को वल्नरेबल सिचुएशंस में ले आओ। फिर स्टार्ट होता था उसका सेकंड स्टेप, कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स लेने के बाद ब्लैकमेल। जैसे ही विक्टिम्स थोड़ी पर्सनल या कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स भेजते, फिल्डर उनको फौरन से सेव कर लेता और फिर कहता, अगर तुम नेक्स्ट टास्क नहीं करोगे तो मैं ये पिक्चर्स तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को भेज दूंगा और सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। ये उसका हो गया सेकंड स्टेप। अब आया थर्ड स्टेप। वो उन पर प्रेशर्स बढ़ाता गया। वो एक पिक्चर के बदले और ज़्यादा डिस्टर्बिंग पिक्चर्स मांगता रहा। जितनी फोटोज विक्टिम भेजते गए, उतना ही उनका कंट्रोल उसके हाथों में बढ़ता चला गया।
और अब आया लास्ट स्टेज, फोर्थ, जहां सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और ह्यूमिलेटिंग टास्क उसने करवाए। फिल्डर ने विक्टिम्स को मजबूर किया कि वो ज्यादा ह्यूमिलेटिंग और पेनफुल टास्क करें। कोर्ट रिकॉर्ड में लिखा है कि ये टास्क कैसे करवाए थे उन पुअर विक्टिम्स से, जैसे कि विक्टिम्स को प्राइवेट और कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पिक्चर्स भेजने के लिए फोर्स करना, डिग्रेडिंग पोज और एक्टिविटीज कराने के लिए फोर्स करना, जिससे उनकी आइडेंटिटी टूट जाए। फिल्डर विक्टिम को फोर्स करता कि वो अपने ही बारे में इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने वाली बातें लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्थलेस या डिस्कस्टिंग कहना, ऐसे सेंटेंस लिखना जो उनकी आइडेंटिटी को तोड़ दें। सेल्फ हेट टाइप मैसेज लिखना और उनकी रिकॉर्डिंग कराना। अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर का हिस्सा था। विक्टिम को सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस बनवाने पर ही नहीं, बल्कि उनको अपने ही बारे में इंसल्टिंग स्टेटमेंट लिख कर सबमिट करना पड़ता था। बेसिकली उसका मकसद था विक्टिम का कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी को पूरी तरह से ब्रेक कर देना, ताकि वो उन पर और ज़्यादा कंट्रोल कर सके। ये साइकिल कई सालों तक चलता रहा। कई विक्टिम डिप्रेशन में चले गए और कुछ ने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी, क्योंकि उन्हें लगता कि अब एस्केप का कोई रास्ता बचा ही नहीं। पर ये सब यहीं पर नहीं रुका। मैथ्यू ने डार्क वेब पे एंट्री की 2010 में। 2010 के बाद tor ब्राउज़र आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया। तब से हिडन सर्विस और डार्क वेब फोरम ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मैथ्यू फिल्डर ने सरफेस इंटरनेट फोरम छोड़कर डार्क वेब पेडोफाइल कम्युनिटी ज्वाइन की। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसने मल्टीपल फेक यूजर नेम यूज किए ताकि कोई उसकी असली आइडेंटिटी ट्रैक ना कर सके, और वो यूजर नेम ये थे 666 डेविल। इस नाम से वो अपनी सैडिस्टिक साइड ओपनली दिखाता। इवल माइंड ये उसका सबसे ज्यादा यूज हुआ अनोनिमस नाम था, जिसमें वो अपने आप को एक मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर और प्रोफेशनल सैडिस्टिक कहकर प्रेजेंट करता। इन दी बात कुछ फोरम पर उसने ये नाम भी यूज किया जहां वो बाथरूम या डिग्रेडिंग थीम्स का कंटेंट शेयर करता। कोर्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल्डर ने कभी अपने आप को अ प्रोलिफिक एंड प्रोफेशनल सैडिस्टिक डिस्क्राइब किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डार्क वेब पर उसकी क्या एक्टिविटीज थी। जो ब्लैकमेल करके फोटोज और वीडियोस बनवाता, उनको वो डार्क वेब के पेडोफाइल और हार्डकोर फोरम पे अपलोड करता। सिर्फ चाइल्ड एक्सप्लेनेशन मटेरियल ही नहीं, बल्कि वो ऐसी डिग्रेडिंग टास्क की क्लिप शेयर करता जिसमें विक्टिम्स को अपने ही खिलाफ टॉर्चर करने पर मजबूर किया गया होता है। वहाँ दूसरे प्रेडेटर्स के बीच में वो अपना स्टेटस बना रहा था, जैसे कि वो एक टीचर एक्सपर्ट मैनिपुलेटर हो, मतलब कि वो अपनी पोजीशन डार्क वेब पर फिल्डर अपने एनोनिमस नाम के जरिए एक रिस्पेक्टेड ऑफेंडर बन गया था। उसकी रेपुटेशन इस चीज पर थी कि वो किस तरह से विक्टिम को कम्प्लीटली ब्रेक कर सकता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि लोग उसे टीचर क्यों बोला करते थे। फिल्डर अपने हर एक पोस्ट में डिटेल इंस्ट्रक्शन देता, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैनुअल हो। एग्जाम्पल, पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग इमेज लो, उसके बाद ब्लैकमेल शुरू करो और धीरे धीरे लिमिट्स पुश करो। इस प्रोसेस का नाम उसने रखा था आर्ट ऑफ ब्रेकिंग। अपने खुद के विक्टिम्स की ह्यूमिलेटिंग पिक्चर्स और वीडियोस को केस स्टडीज के तौर पर यूज कर रहा था। दूसरे ऑफेंडर्स को दिखाता, ये देखो मैंने इसको कैसे मैनिपुलेट किया। मतलब वो अपने ही क्राइम्स को एक ट्यूटोरियल बनाकर शेयर कर रहा था। और इस चीज़ से कम्युनिटी इम्पैक्ट क्या आया? इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला उसके पोस्ट में एक अलग ही इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उसे सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं बल्कि एक प्रोलिफिक एजुकेटर उसको माना जा रहा था। कोर्ट रिकॉर्ड में लिखा गया, He act like a teacher, instructing others how to cure and break their victims. आपको मैं विक्टिम्स के बारे में कंफर्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो।
जब वो टॉर्क और डार्क वेब फोरम में घुसा, उसने अपने पुराने विक्टिम्स का मटेरियल भी यूज़ किया। मतलब जो लोग पहले ट्रैप हुए थे 2007 या 2008 में, उनका कंटेंट उसने डार्क वेब पर अपलोड किया और अभी भी उन्हीं कंट्रोल कर रहा था। साथ ही डार्क वेब पर नए विक्टिम्स भी बनाए, क्योंकि अब उसके पास एक पूरा इकोसिस्टम था जहां और भी प्रेडेटर थे। इस वजह से उसके विक्टिम्स के काउंट दोनों ही बढ़ गए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिल्डर के 46 कंफर्म्ड विक्टिम्स में कुछ वो थे जो नॉर्मल सर्च इंजन 2007 से आए थे और बाकी वो थे जो डार्क वेब पर डायरेक्टली मैनिपुलेट किए गए। अब बात करते हैं कि वो पकड़ा कैसे गया और ये सब ख़त्म कब हुआ। पहली बार उसका नाम कैसे आया सबके सामने, क्योंकि डार्क वेब पर फिल्डर अपने एनोनिमस नाम से था, जैसे कि 66 डेविल, इन द पाथ एंड इवल माइंड। 2015 या 2016 के अराउंड इंटरनेशनल लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि FBI और यूरोपोल को उसके कंटेंट टीचिंग पोस्ट की थ्रेड्स मिली। एक विक्टिम ने भी उसके थ्रेड्स और ब्लैकमेल की एविडेंस सरफेस इंटरनेट एनोनिमली शेयर की थी, जिसे ट्रेस बैक किया गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ी थी। टॉर काफ़ी एनोनिमस होता है, लेकिन एजेंसी ने मल्टीपल एनोनिमस लिंक को ट्रेस करना स्टार्ट किया। हर एनोनिमस आईडी में उसकी एक स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल और पैटर्न था। इन्वेस्टिगेटर ने कंफर्म किया कि ये सब एक ही बंदा कर रहा है। फिल्डर ने जब कभी गलती से एक कॉम्प्रोमिस्ड ईमेल और एक पर्सनल डिटेल्स यूज की, वही उसके अगेंस्ट डिजिटल फिंगरप्रिंट सामने आ गया, पर अभी तक उनको सही से कंफर्म नहीं था। तो ये केस में CNC की एंट्री हुई, नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये केस को लीड किया, क्योंकि ट्रेस्ड होने के बाद सस्पेक्ट UK बेस्ड निकला। फिर अमेरिका FBI और यूरो के साइबर क्राइम यूनिट्स ने उसका डेटा NCA के साथ शेयर किया। ऑलमोस्ट 1 साल सर्वेलेंस चली, उसकी डिवाइस और IP लीक जो हुई थी और एनोनिमस IDs को मॉनिटरिंग किया गया। और फिर वो दिन आया, फाइनली उसको अरेस्ट करा 2017 में। जून 2017 में NCA ने प्लान रेड के जरिए फिल्डर को अरेस्ट किया। उसके घर में कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, इनक्रिप्टेड फाइल रिकवर हुई, जिसमें उसके सारे विक्टिम्स का डेटा अब्यूजिव मटेरियल था। अरेस्ट के बाद उसके सारे एनोनिमस IDs कंफर्म हो गए और डार्क वेब कम्युनिटी में उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। अरेस्ट के बाद उसको UK में ट्रायल के लिए कोर्ट ले जाया गया। फरवरी 2018 में बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में उसका केस चला। कोर्ट ने उसके खिलाफ 197 क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए, जिसमें 137 चार्जेस उसने एक्सेप्ट किए। कोर्ट में उसे डायरेक्टली हर एक चार्जेस के लिए पहले गिल्टी और नॉट गिल्टी पूछा गया। उस पे टोटल 188 चार्जेस थे, जिसमें 137 चार्जेस के लिए वो गिल्टी माना गया और 51 चार्जेस के लिए नॉट गिल्टी बोला। ये बाद में ऑन फाइल रह गया, मतलब कोर्ट ने ड्रॉप नहीं किया, लेकिन ट्रायल में परसू नहीं किया। इन्वेस्टिगेटर ने कंफर्म किया कि 44 आइडेंटिफाइड थे, मोस्टली UK बेस्ड, कुछ अब्रॉड, लेकिन उसके पास से जो अब्यूजिव मटेरियल मिला था वो थाउजेंड्स ऑफ फाइल थी, मतलब अननोन विक्टिम्स भी हो सकते हैं। कोर्ट ने उसको 32 इयर्स प्रिजन सेंटेंस दी, साथ ही 6 ईयर एक्सटेंस लाइसेंस, मतलब अगर रिलीज होता है तो भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रहेगा। जज ने उसको डिस्क्राइब किया, अ वर्ब सैडिस्टिक इंडिविजुअल, वन ऑफ द वर्स्ट ऑफेंडर एवर सीन। फिल्डर अभी UK के हाईली सिक्योरिटी HM प्रिजन बर्मिंघम में अपनी सजा काट रहा है। उसके रिलीज होने के चांसेस 2015 के बाद ही हो सकते हैं। अगर मैं पूरा केस सिंपली ब्रेक डाउन करूं
2007 से स्टार्ट हुआ, 2017 में अरेस्ट हुआ, 2018 में कोर्ट ट्रायल और 32 इयर्स की जेल है। लास्ट में सिर्फ ये बोलूँगा, इंटरनेट पे हमेशा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, और कभी भी अपनी प्राइवेट पिक्चर्स किसी को नहीं भेजनी चाहिए। इवन आप डिलीट कर दोगे पर वो कभी भी इंटरनेट से डिलीट नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये केस पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और नए केस के साथ। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।